नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ इस साल आप लोगों को वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, यानी आपकी पसंदीदा नौकरी इस साल आप अचीव कर लें, आपको मिल जाए। और प्यारे दोस्त, आप अपने माता पिता का जो नाम है वो गर्व से ऊंचा करें। तो ये मेरी दुआएं, मेरी उम्मीद, मेरी आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। तो सभी प्यारे दोस्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप सभी बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर एंजॉय भी करें और बहुत अच्छे से अपनी जो पढ़ाइयाँ हैं उसको भी कंटिन्यू रखें। तो भाई जल्दी से आ जाएं सभी दोस्त। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। जल्दी से आप सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए, फिर हम अपने सेशन को शुरू करेंगे और अपनी इस क्लास को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आएंगे और जल्दी से फटाफट तरीके से क्लास के साथ जुड़ेंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नववर्ष की शुभकामनाएं। 2025 जा चुका है, नए वर्ष का एक नए न्यू ईयर का आगाज हो चुका है। तो 2026 वो साल होना चाहिए जिसमें आप बेरोजगारी का जो आप पर ठप्पा लगा हुआ है, जो दाग आप पर बेरोजगारी का लगा है, वो धुल जाए। तो बिल्कुल उसके लिए जी जान से आपको मेहनत करनी है और जी तोड़ कोशिश करनी है। जितनी भी आपकी आलतू फालतू की चीज़ें हैं उनको त्याग देना है दोस्त। ठीक है, चलो। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड है, कुछ दिक्कत मतलब तबीयत भी खराब चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ठंड उस वजह से भी लग रही है। ठीक है, चलिए आप सेशन को शुरू करते हैं। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्लांट मोर्फोलॉजी है और उसमें हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है, चलिए उन पर बात करते हैं। प्लांट मोर्फोलॉजी, इसके बाद हम लोग प्लांट टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट मोर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। तो पिछली क्लास में हमने जड़, तना और पत्ती के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जड़, तना और पत्ती, जड़ तना इनके बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पत्तियों के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको रूट्स यानी जड़ों के बारे में बताया कि जो जड़ें होती हैं, है ना, ये क्या करती हैं? जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को, पानी को सोखती है। और जड़ें जो होती हैं ये प्रांकुर भाग से मूलांकुर भाग से निकलती हैं, रेडिकल पार्ट से। गाजर, मूली, शलजम ये सब जड़ होती हैं। उसके बाद तना पढ़ा था। तना प्ल्यूमूल प्रांकुर भाग से निकलता है और तने पर ही पर्व, पर्व संधियां यानी नोड, इंटरनोड प्रेजेंट रहती हैं। और जो स्टेम होता है वो पेड़ को मजबूती देता है। आलू, अदरक, हल्दी, अरवी ये सब तने के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? लीव्स की, यानी कि पत्तियों की। इस सेशन को शुरू करेंगे पत्तियों के साथ। ठीक है, यानी लीव्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? लीव्स की, पत्तियां। जो पत्तियां होती हैं प्यारे दोस्तों, इनसे आपको क्या पूछा जाता है? तो पत्तियां जो होती हैं इनसे जब क्वेश्चंस बनते हैं तो आप बताते हो कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पत्तियों में क्या होता है? तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्तियों में। तो भाई एक तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, तथा वाष्पोत्सर्जन करती हैं। दूसरा काम क्या करती हैं पत्तियां? वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है तथा वाष्पोत्सर्जन करती हैं जो पत्तियां होती हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते हो, है ना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो वो पत्तियों में ही होता है प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? लेकिन मैम वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं पत्तियां, ये क्या है? तो अभी समझेंगे इसको। तो आप लोग बताकर चलते हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो होगा, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन जो होता है टेक प्लेस इन लीव्स। ठीक है, टेक प्लेस इन लीव्स, ये किसमें होता है? पत्तियों में होता है प्यारे दोस्त। तो फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये किसमें होती है? आप बताते हो पत्तियों के अंदर। तो मैम प्रकाश संश्लेषण तो हम लोग जानते हैं कि जब पौधे सूरज की धूप उठाकर, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया, अगर आप लोगों से कभी भी पूछे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा खाना बनाते हैं प्लांट अपनी। सेकंड क्लास में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब मैम ये फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस है,
अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं पौधे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्यारे दोस्तों पानी के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर कर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसको इस्तेमाल कर कर, और साथ में कौन होता है यहाँ पर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट यानी कि एक वर्णक जो कि आपके पौधों में होता है, और सनलाइट का इस्तेमाल करके, धूप का इस्तेमाल करके, तो क्लोरोफिल और धूप का इस्तेमाल करके पौधे क्या करते हैं? अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन, और साथ में कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज करते हैं। तो ये होती है आपके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये होता है प्रकाश संश्लेषण। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, सभी को शुभकामनाएं, नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं बेटा। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल कर कर पौधे क्लोरोफिल और धूप सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन और पानी का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की कि मैम ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन जो पत्तियों के अंदर होता है, तो प्यारे दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन होता है, देखो नाम से समझना, वाष्प मतलब वाष्प, उत्सर्जन मतलब त्यागना। तो जब पौधे पानी को वाष्प के रूप में त्याग देते हैं उसको कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है आप लोगों को कि पौधे जब अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में निकाल देते हैं। जैसे जब दिन निकलता है तो आपने देखा होगा कि पौधों पर बहुत सारी ओस होती है, बहुत सारा पानी। जब धूप निकलती है, गर्मी बढ़ती है, तो वही पानी फिर वेपर के रूप में क्या चला जाता है? आसमान में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो वही होता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है आपको ये पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे कि पादपों द्वारा अतिरिक्त जल को, जो पादप होते हैं इनमें जो अतिरिक्त जल होता है, एक्स्ट्रा वाटर, मतलब जो पादपों के किसी काम का नहीं है, अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में निकालना, ठीक है, वाष्प के रूप में निकालना, वाष्प के रूप में निकालना, ये क्या हो जाता है भाई? ये हो जाता है उत्सर्जन। तो पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो आप बताते हो कि पादपों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में निकालना। तो बताते हैं रिमूवल ऑफ, हम लोग लिखेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। दोस्तों जो एक्स्ट्रा वाटर है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर के रूप में जब पौधे एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देते हैं? अपने आप से बाहर निकाल देते हैं, उसको कहते हैं भाई वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, उसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। मैम कृष का गाना सुनेगा अच्छा बहुत बढ़िया, लोकेश सुना दो तो। ठीक, नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं भाई, नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अपना नववर्ष मार्च में है बेटा, लेकिन अब जब भी जो भी हम लोग काम करते हैं वो जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंगली ही करते हैं। तो साल तो बदला है, डेट तो बदली है, कैलेंडर में अगर आप लोग देखें, कैलेंडर में जाकर तो डेट बदली है ना, महीना बदला है, क्लियर। तो इसीलिए अगर आप लोग देखें तो न्यू ईयर तो आ चुका है, लेकिन हम अगर देशी भाषा में या हिंदी नववर्ष के आधार पर देखें तो वो बिल्कुल मार्च से ही फिर शुरू होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेट बदली है और सितारे बदले हैं, ठीक है। चलो, तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन। भाई मैम जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये पत्तियां करती हैं, आपने बताया, तो पत्तियां कैसे करती हैं? तो भाई ये जो आप लोग इमेज देख रहे हो ये किसकी है? पत्तियों की। ये इमेज आप लोगों को नजर आ रही है, ये पत्तियां हैं। तो पत्तियों पर पाए जाते हैं छोटे छोटे छेद, पत्तियों पर पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र मैडम, इस तरीके से। इन छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं छोटे छोटे छिद्रों को? स्टोमाटा, रंध्र। तो ये जो रंध्र होते हैं ना, यही करते हैं प्यारे दोस्तों गैसों का आदान प्रदान, यही एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं। तो इन रंध्रों से क्वेश्चन आता है पेपर में, ये जो आपकी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं, मैम इनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में? इनसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ये क्या काम करते हैं? तो ये क्या करते हैं, रंध्र जो होते हैं ये क्या है? पत्तियों पर छोटे छोटे छेद, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। ये क्या करते हैं बेटा? ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो कभी भी पूछे कि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों पर
कौन सी संरचना के द्वारा होता है? तो बताते हो स्टोमाटा के द्वारा। तो ये पत्तियों पर स्टोमाटा ही हैं जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यही करते हैं दोस्तों ट्रांसपायरेशन। तो जो ट्रांसपायरेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, यानी यही वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकालते हैं। जो पानी होता है इन्हीं से बाहर निकलता है, ऐसे ऐसे वाष्प के रूप में, इन्हीं छोटे छोटे छेदों से बाहर निकलता है पानी वाष्प के रूप में। और दूसरा काम क्या होता है इनका? तो बेटा ये गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ये स्टोमाटा क्या करते हैं? गैसों का एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान भी यही करते हैं। तो यही स्टोमाटा क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यही स्टोमाटा क्या करते हैं भाई? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात? तो यही करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन्हीं का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पत्तियों में वो कौन सी संरचनाएं होती हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है? विच स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन लीव्स दैट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो आप लोग बताते हो कि ये जो स्टोमाटा होते हैं यही गैसों का एक्सचेंज करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मैम गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो देखो ये मान लीजिए ये क्या है दोस्तों? ये स्टोमाटा है, मान लो ये स्टोमाटा है, छोटे छोटे छिद्र हैं पत्तियों पर, ये स्टोमाटा है, ठीक है। इस तरीके से ये स्टोमाटास होते हैं आप लोगों के, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टोमाटा होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा ये स्टोमाटा। अब इन्हीं के अंदर जब पौधे बेटा क्या करते हैं? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। तो इन्हीं स्टोमाटा से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। अब ये स्टोमाटा खुलते हैं और बंद होते हैं। ये बंद हुआ स्टोमाटा है। अगर मैं खुला हुआ स्टोमाटा बनाऊं तो खुला हुआ स्टोमाटा कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये खुला हुआ स्टोमाटा है जो मैंने यहाँ बनाया है। ये ओपन स्टोमाटा है, तो ये ओपन है, आपको नजर आ रहा है। ये खुला हुआ स्टोमाटा है, ये खुला हुआ है, बीच में दिख रहा है ना गैप, ये रहा। और ये बंद है बेटा, ये क्लोज्ड स्टोमाटा है। तो ये स्टोमाटा जब बंद होते हैं और खुलते हैं तो कौन सी कोशिकाएं इनको खोलती हैं और बंद करती हैं? ये क्वेश्चन आता है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन बनता है कि रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम कौन सी कोशिका करती है? तो आप लोग बताते हो, एक पॉइंट लिखेंगे कि रंध्रों को खोलने, रंध्रों को खोलने, ये किसका फोटो है? जो है रंध्रों का है। रंध्रों को खोलने तथा बंद करने का कार्य, बंद करने का कार्य, करने का कार्य कौन करती है? द्वार कोशिकाएं करती हैं, द्वार कोशिकाएं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि विच सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये पेपर में क्वेश्चन आया है दोस्तों, ठीक है, कि रंध्रों को ओपन और क्लोज कौन करता है? कौन सी कोशिकाएं स्टोमाटा को खोलती हैं और स्टोमाटा को बंद करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम कौन करते हैं? आप बताते हो, ये करती हैं ये द्वार कोशिका, ठीक है। तो आप लोग बताओगे गार्ड सेल, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। भाई गार्ड, दरवाजे पर जो गार्ड होता है उसका क्या काम होता है? मान लीजिए कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के दरवाजे पर गार्ड बैठा हुआ है, उस ऑफिस में आप गए तो आपको पहले गार्ड रोकेगा, आपको कहेगा भाई साहब बताइए आपको किससे मिलना है? तो आप बताएंगे कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। तो फिर गार्ड उस व्यक्ति के पास कॉल करेगा, फिर उससे पूछेगा, वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ उन्हें भेज दो, तो गार्ड कहेगा जाइए आप अंदर जाइए, दरवाजा खोल देगा गार्ड, ठीक है। तो गार्ड का क्या काम होता है? दरवाजे को खोलना और बंद करना। वैसे ही स्टोमाटा को खोलना और बंद करने का काम कौन करता है? तो ये काम गार्ड कोशिका करती है। तो गार्ड सेल आर रेस्पॉन्सिबल, याद रखोगे, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। God cells are responsible for the opening and closing of stomata। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि स्टोमाटा को कौन सी कोशिकाएं खोलती हैं और कौन सी कोशिकाएं स्टोमाटा को बंद करती हैं। तो गॉड कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं कहते हैं इनको, ये स्टोमाटा को खोलती हैं और बंद करती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? बताओ जल्दी। तो स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं? गार्ड कोशिकाएं। ये हैं गार्ड कोशिकाएं, ये गार्ड सेल हैं प्यारे दोस्त, ये क्या है? गार्ड सेल।
ये द्वार कोशिकाएं हैं बेटा, ये द्वार कोशिकाएं जब इनमें पानी भर जाता है, जब इनके अंदर पानी ज्यादा भर जाता है, जब इनमें अधिक पानी भर जाता है, ठीक है, तो स्टोमाटा खुल जाते हैं बेटा। मोर वाटर, जब इनमें ज्यादा पानी भर जाएगा तो ये इस तरीके से इनमें खिंचाव पैदा होता है और ये खिंच जाती हैं ऐसे, और स्टोमाटा ऐसे खुल जाते हैं और खुलते ही इनसे पानी बाहर आ जाता है। जब इनसे पानी निकल जाता है तो ये अपने आप में ऐसे पिचक जाती हैं और स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। तो ये जो प्यारे दोस्त इस गॉड सेल होती हैं, यही स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम करती हैं। ये आपको पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर, हाँ क्लियर पिंकी, बिल्कुल यही होते हैं आप लोगों के। चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि ये जो स्टोमाटा होते हैं ना बेटा, इनको पादपों के फेफड़े भी कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पादपों के फेफड़े कहते हैं, इन्हें पादप फेफड़े कहते हैं। क्यों कहते हैं प्यारे दोस्त स्टोमाटा को पादपों के फेफड़े, बताएगा कोई बच्चा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं भाई प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारे फेफड़े गैस को बाहर करते हैं, अंदर करते हैं, आपने पढ़ा था, तो वैसे ही सिमिलरली ये भी क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए इनको गैसों के पादपों के फेफड़े कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, नोन एज लंग्स ऑफ प्लांट, इनको हम लोग लंग्स ऑफ प्लांट कहते हैं, पादपों के फेफड़े इनको कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी संरचनाएं पादपों के फेफड़े कही जाती हैं, आप बताओगे स्टोमाटा। समझ में आई बातें, बताओ जल्दी से, क्लियर, आगे बढ़े। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली संरचना की तरफ। तो पत्तियों के बाद आपको पढ़ना है अगली संरचना को। पत्तियों के बाद चलते हैं अब पुष्प की तरफ। पुष्प यानी कि फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर। तो भाई पुष्प से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको फ्लावर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पुष्प की अगर हम लोग बात करें, फ्लावर की अगर हम लोग बात करें, मीनाक्षी जी क्या बोलना है प्यारे दोस्त, ये बताएं पहले। मीनाक्षी, आर्मी जीडी का एग्जाम निकल जाएगा क्या, बताओ बेटा। जीडी के लिए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि 5 नंबर की बायो आती है, सॉरी 5 क्वेश्चंस आते हैं आपको बायो के वहाँ आर्मी जीडी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं पुष्प जो होता है। पुष्प क्या होता है, पुष्प पादपों के लैंगिक अंग है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पादपों के लैंगिक अंग, पादपों के लैंगिक अंग है। तो पुष्प क्या है भाई, पादपों के लैंगिक अंग है ना। यानी पादपों के अंदर जो पुष्प होते हैं उन्हीं में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर्स आर, आप लोग बताएंगे फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स आर सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये पादपों के सेक्सुअल पार्ट होते हैं, यानी इसी के अंदर क्या होता है भाई, आप बताओगे नर और मादा पाए जाते हैं। तो एक पुष्प के अंदर ही नर और मादा नामक संरचना, मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं। तो इसीलिए पुष्प क्या होते हैं, ये लैंगिक अंग हैं पादपों के, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि पुष्प में ही नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। पुष्प में नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि पादपों में ऐसा कौन सा भाग है जहां नर और मादा युग्मक होते हैं। ऑप्शन दे देगा, जड़, पत्ती, फूल या फल। तो आपको बताना है फूल यानी पुष्प। पुष्प में ही नर और मादा युग्मक होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर, ठीक है। तो आप लोग बताओगे कि पुष्प में नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं, मादा भाग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना कि भाई एक पुष्प के अंदर ही, एक फ्लावर में ही मादा भाग पाए जाते हैं और नर भाग। तो बताएंगे मेल एंड फीमेल पार्ट, मेल एंड फीमेल पार्ट। तो भाई मेल एंड फीमेल पार्ट कहाँ होते हैं, पार्ट्स आर फाउंड इनटू फ्लावर। तो भाई फ्लावर के अंदर ही नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि मैम एक पुष्प जो होता है इसमें नर और मादा युग्मक अगर हम लोगों ने देखा पाए जाते हैं, तो ये नर और मादा युग्मक जो होते हैं मैम, इनसे या एक फ्लावर के जो पार्ट हैं
उनसे भी क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? पुष्प के भाग। तो प्यारे दोस्त यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एक पुष्प के कितने भाग होते हैं, एक फ्लावर को हम कितने भागों में बांटते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक पुष्प के होते हैं 4 भाग। कौन कौन से? पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पहला भाग होता है भाई, बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं बेटा, कैलेक्स, या इसी को हम लोग सेपल कह देते हैं। सेपल या फिर कैलेक्स, कोई सा भी नाम आ सकता है इंग्लिश में। हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरे होते हैं दलपुंज। दूसरे होते हैं भाई दलपुंज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोला। जिसको हम लोग या तो कोरोला कह दें या हम लोग इनको क्या कह देते हैं? पेटल्स कहते हैं, पेटल्स, ठीक है। पेटल्स बोले तो पंखुड़ियां। क्लियर? पेटल्स, ठीक है, पेटल्स इनको कह देते हैं, पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां, ठीक है। अब तीसरा भाग क्या होता है एक पुष्प का? तो बताओगे आप लोग, नर भाग या पुंकेसर, जिसको हम कहते हैं नर भाग या फिर पुंकेसर। अगला भाग हो जाता है पुंकेसर। पुंकेसर या इसको हम लोग नर भाग कहते हैं, नर भाग, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन। इंग्लिश में कहेंगे भाई स्टेमन। तो ये एक भाग हो जाता है, इंग्लिश में कह देते हैं स्टेमन। तो तीसरा भाग ये हो जाता है भाई एक पुष्प का। और मैम चौथा भाग कौन सा हो जाता है? तो चौथा भाग यहाँ लिख रही हूँ मादा भाग, ठीक है। एक होता है भाई स्त्री केसर भाग। स्त्री केसर, स्त्री के बारे में तो सुना ही है ना, स्त्री किसको कहते हैं? मादाओं को कहा जाता है स्त्री। स्त्री मूवी देखी है ना। तीसरा पॉइंट कि भाई पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। एक पुष्प को अगर देखें तो पुष्प 4 भागों में बटा होता है बेटा। 4 भाग कौन से हैं? बाह्य दलपुंज पहला भाग है, कैलेक्स कहते हैं जिसको, या इसी को सेपल कह देते हैं। अगला है दलपुंज, दलपुंज जिसको कोरोला या पेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे पुंकेसर है अगला भाग, जिसको नर भाग या फिर स्टेमन कहते हैं। और लास्ट भाग है स्त्री केसर, जिसको हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं, पिस्टिल, या फिर इसको हम लोग कार्पल कह देते हैं, कार्पल, ठीक है। पिस्टिल कह दो या कार्पल कह दो। तो ये आप लोगों के हो जाते हैं पुष्प के 4 भाग। तो भाई चलो दिखाती हूँ एक पुष्प। ये देखो, ये एक फूल है ना, इस फूल के 4 भाग आप लोगों को दिख रहे होंगे। इस फूल के 4 भाग आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से 4 भाग दिख रहे हैं भाई? तो देखो यहाँ पर इस पुष्प के 4 भाग। सेपल हो गया पहला भाग, मैंने बताया था, इसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज इसी को कहते हैं, जो मैंने अभी अभी लिखवाया था, बाह्य दलपुंज। ये वाले जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये जो आप ग्रीन कलर के देख पा रहे हो, ये बाह्य दलपुंज है प्यारे दोस्त, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या हो जाता है? दूसरा पार्ट है पेटल। पेटल यानी कि पंखुड़ियां, या जिसको हम दलपुंज कहते हैं, दलपुंज। ये होती हैं आपकी पंखुड़ियां, दिख रही है ना, ये जो गुलाबी रंग में आपको दिख रही हैं, ये जो गुलाबी रंग में आपको दिख रही हैं बेटा, ये पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां सबसे सुंदर भाग होता है किसी भी फूल का। पंखुड़ी से ही तो कोई भी फूल सुंदर लगता है। अब गुलाब जिस रंग की उसकी पंखुड़ियां, उसी रंग का गुलाब। गुलाब कितने कलर के होते हैं? गुलाब गुलाबी भी होता है, गुलाब हल्का हल्का संतरी रंग में भी आता है, लाल रंग में भी आता है, सफेद रंग में आता है, नीले रंग में आता है, काले रंग में आता है। तो गुलाब की पंखुड़ी जैसी वैसा ही गुलाब, ठीक है। तो मतलब ये इसकी पंखुड़ियां हैं। तो ये दूसरा भाग हो गया पेटल। अब तीसरा भाग होता है प्यारे दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो जा रही है, ये ऊपर को जो जा रहे हैं, ये है नर। ये होते हैं प्यारे दोस्तों नर भाग। इनको हम क्या कहते हैं? नर भाग को क्या कहते हैं? तो नर भाग को कहा जाता है स्टेमन। तो यहाँ पर आपको स्टेमन नहीं दिखाया, लेकिन मैं लिख देती हूँ स्टेमन। ये है भाई स्टेमन, यानी कि ये जो संरचनाएं दिख रही है ये स्टेमन है, नर भाग जिसको कहते हो, नर है ये नर, ठीक है। और मैम ये जो बीच में हम लोगों को दिख रही है, जिसको मैं रेड कलर से बनाऊंगी बेटा, ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है ओवरी, ये है इसकी मादा भाग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्टिक। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पिस्टिल। इसको क्या कहेंगे भाई? पिस्टिल के नाम से जाना जाता है, यानी स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो ये हो जाता है चौथा भाग और ये हो जाता है तीसरा भाग। इस तरीके से एक पुष्प के 4 भाग हो जाते हैं।
एक फ्लावर के कितने पार्ट हो जाते हैं दोस्तों? 4 भाग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो तो यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमन। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमन, यानी कि नर। और मैम ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मादा का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं मादा, यानी कि पिस्टिल, या स्त्री केसर इसको कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है। तो इस तरीके से एक फूल के 4 भाग होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, है ना, क्लियर। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैम एक जो नर भाग होता है, नर के कई भाग होते हैं, नर 3 भागों में बटा होता है भाई। ये जो नर भाग है स्टेमन, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पीले कलर का, जो यहाँ पे ये जाता हुआ दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? ये है फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट यानी कि तंतु। तो पेपर में पूछ लेता है कि तंतु किसका भाग है, नर का या मादा का? तो तंतु नर का भाग है, आपको दिख रहा है। फिर मैम ऊपर चलकर ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको कहते हैं एंथर। एंथर भी किसका भाग है? नर का भाग है। एंथर बोले तो पुंधानी, इसको कहा जाता है भाई पुंधानी, ठीक है, एंथर यानी पुंधानी। और मैम और ऊपर की तरफ चले तो इसके अंदर देखो ये रखे हुए हैं परागकण, ये रखे हुए हैं पोलन ग्रेन। तो ये क्या है भाई? पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन किसमें बनती है? आपको पूछेगा कि जो परागकण होते हैं वो किसमें बनते हैं? तो परागकण नर में बनते हैं। तो नर से संबंधित ये 3 संरचनाएं आपको पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है ना। मैम अभी लीव बाकी है, बताइए बेटा लीव में क्या बाकी है? नहीं, लीव तो गई। लीव में तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि पत्तियों पर स्टोमाटा होते हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर मैंने प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन बताया। फिर वाष्पोत्सर्जन पर जो स्टोमाटा होते हैं उनके बारे में बताया। स्टोमाटा के बाद हमने बात कर ली थी स्टोमाटा से खुलने और बंद होने वाले पॉइंट की। फिर उसके बाद हमने पुष्प के बारे में पढ़ा। तो पुष्प से संबंधित संरचनाएं आपको ये पेपर में आती हैं, ठीक है। और आपने जब बात करा कि पुष्प से संबंधित संरचनाएं जो होती हैं उनमें ये 3 संरचनाएं आपको नर से संबंधित पूछी जाती है कि तंतु, पुंधानी और पोलन ग्रेन, ये किसके पार्ट हैं? ये नर के भाग हैं, क्लियर है ना, ठीक है। बेटा कल तो क्लास हुई नहीं थी आप लोगों की, तो आज हुई है। आज ही हमने क्या करा है? पत्ती के बारे में पढ़ा है। वो बल्ब वाला फिलामेंट नहीं है, ये तंतु जो होता है ये नर का भाग है। ये जो अंदर तुम्हें ये दिख रहे हैं ना, ये नर भाग है, ये जो तुम देख पा रहे हो। तो इनकी 3 संरचनाएं होती हैं, यानी कि एक मेल जो होता है ना, एक मेल पुरुष, ये जो फूल होता है, फूल में जो नर भाग होता है, फूल के अंदर जो मेल होता है, नर होता है, इस नर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे संरचना ऊपर को जाती है, इस संरचना को कहा जाता है भाई फिलामेंट, इसे कहते हैं हम लोग फिलामेंट यानी कि तंतु, है ना। फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर एक संरचना होती है इस तरीके से। मैम इस संरचना को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एंथर। इस संरचना को कहेंगे एंथर यानी पुंधानी। मैम इसमें क्या होता है? इसमें बनते हैं परागकण। तो अब इसके अंदर देखो ये बन रहे परागकण, जैसे पोलन ग्रेन होती है ये, इनको कहते हैं पोलन ग्रेन। जैसे लड़कों में शुक्राणु बनते हैं ना, ऐसे पौधों के अंदर शुक्राणु नहीं बनते, परागकण बनते हैं। तो ये है परागकण, ये है परागकण। तो एक नर जो है वो इन 3 हिस्सों से बना होता है बेटा, समझ में आ गई बात। अगर हम एक मादा की बात करें तो मादा में भी आपको कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं। जैसे ये हिस्सा है मादा का जो मैं बना रही हूँ, ये मादा का डायग्राम होता है। एक फूल के अंदर जो मादा भाग है वो आपको कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। ये मादा का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको स्टिग्मा। तो आपको कभी भी पूछे कि स्टिग्मा किसका पार्ट है तो कहोगे मादा का भाग है। ये स्टाइल है, ये स्टाइल वाला पार्ट है भाई। स्टाइल कौन मारती है? लड़कियां। तो ये स्टाइल वाला पार्ट है, ये मादा का भाग है। तो लड़कियां मादा ही होती हैं, फीमेल पार्ट है ये। एक फूल के अंदर फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर है। और ये जो उभरा हुआ सा इसको कहते हैं ओवरी। ये है भाई ओवरी यानी अंडाशय, ये है अंडाशय जिससे फल बनता है। इसी भाग से फल बनता है, किसी भी फूल का यही वाला भाग मॉडिफाई होकर फल बनाता है बेटा। इसी से क्या होता है? फल बनता है।
तो किस भाग से फल बनता है ये पूछ सकता है। इसी भाग से फ्रूट फॉर्मेशन होता है भाई, इसी पार्ट से। ये जो मटका सा दिख रहा है ना, इसी के मॉडिफिकेशन से फल बनता है। जो आप फल खाते हो ना, वो इसी का भाग होता है, ठीक। और इसी के अंदर एक और चीज, एक और स्ट्रक्चर मिलती है आपको। इसी में इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इन्हें कहते हैं ओव्यूल। इसे कहा जाता है ओव्यूल यानी बीजांड। इस संरचना को कहेंगे बीजांड। तो बीजांड से बीज बनते हैं बेटा, एक फल के अंदर जो बीज होते हैं वो बनते हैं। तो ये तो नाम से पता चल चुका है, बीजांड मतलब बीज बनाता है, मतलब सीड। जैसे आपने खाया आम, तो आम इसी भाग से बना, ओवरी से। और आम में जो बीज है, गुठली है, वो इसी से बनी, ओव्यूल से। तो फल का निर्माण मादा भाग से होगा, और मादा भाग के किस भाग से होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या होगा, ये मटका सा जो है ये ओवरी है, इसी से फल बनता है। तो पुष्प, अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं, है ना, अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूं कि पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है, तो बताओ सारे दोस्त को क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताओ, पुष्प के किस भाग से। बेटा प्रिया, ये कई बच्चों के साथ हो रही है गड़बड़। कल दिल्ली पुलिस का उनका एग्जाम है और एडमिट कार्ड इशू नहीं हो रहा है, तो बेटा इसमें आप वेट करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम मुझे लगता है दोबारा से नई डेट होगी इशू आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। कई बच्चों का सुबह से मेरे पास कॉल आ चुका है इस बात से रिलेटेड, ठीक है। अब जल्दी से बताएं सभी दोस्त कि पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है। बाय विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे ओवरी से बनता है फल, बिल्कुल सही बात। और पुष्प के किस भाग से बीज बनता है ना, पुष्प के किस भाग से बीज बनता है ये बताओ, जल्दी बताओ। पुष्प के किस भाग से बीज बनता है, बाय विच पार्ट ऑफ फ्लावर सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो बीज बनता है ओव्यूल पार्ट से, ये बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। अब देखो यहां पर ये जो ओव्यूल है ना, इसी में निषेचन भी होता है, इसी में होता है निषेचन, इसी के अंदर निषेचन। तो फूल के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, आपको मैंने समझाया था फर्टिलाइजेशन, नर और मादा युग्मक का मिलना। तो ये परागकण जब ऐसे पहुंचेंगे यहाँ, और जब ऐसे नीचे पहुंचेंगे तो यहीं पर निषेचन होगा, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, ठीक है, क्लियर। और जब ये पोलन ग्रेन, ये परागकण उड़कर यहां पहुंचेंगे मादा के पास, इस प्रक्रिया को पोलिनेशन कहेंगे भाई। फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलिनेशन, परागण। फिर इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण, कि भाई परागकण उड़कर जब मादा के भाग पर स्टिग्मा वाले पार्ट पर पहुंचेंगे, इसी को कह देते हैं परागण यानी पोलिनेशन, है ना। कमेंट दिख रहा है बेटा, मुझे कमेंट दिख रहा है। चलिए, तो अब आप लोगों ने फूल से संबंधित और फल से संबंधित संरचना को पढ़ा। अब ये चैप्टर आपका हुआ खत्म। इस चैप्टर से आपने इतने पॉइंट्स थे जिनको पढ़ना था, ठीक है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी से ये इतने स्ट्रक्चर हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। मैंने आपको देखा था, संजू मुझे कहाँ देख लिया भाई तुमने, ये बताओ। चलो तो भाई अब बात करते हैं अब आपके अगले टॉपिक की, बॉटनी के अंदर प्लांट टिश्यू, आपके अगले पॉइंट की, जिसको कहते हैं प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। बात करते हैं किसकी, पादप ऊतक की, ठीक है, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब आपके बॉटनी के अंदर एक टॉपिक, नया टॉपिक, जिसको कहते हैं प्लांट टिश्यू, इसके बारे में बात करते हैं, पादप ऊतक के बारे में बात करते हैं। नेहा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलो चलते हैं, अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अब बात करते हैं, आप बताएंगे, ठीक है ना। लिखवाइएगा नहीं मैम ये सब, बेटा ये लिखवा तो दिया मैंने आपको, यहाँ पर मैंने लिखवा तो दिया कि ओव्यूल से बीज बनते हैं, सीड बनते हैं ना। यहाँ से लिखवा दिया ओवरी से फल बनता है प्यारे दोस्त, ओवरी वाले पार्ट से क्या होता है, फल बनता है, फ्रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये आपको मैंने लिखवा दिया। चलो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में दो तरीके के टिश्यू होते हैं। पादपों में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आप लोग बताकर चलते हो, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
ठीक है। एक होते हैं भाई मैरिस्टेमेटिक, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हो जाते हैं मैरिस्टेमेटिक, जिसको कहते हैं विभ्य जोतक, विभ्य जोतक। ठीक है, विभ्य जोतक, मैरिस्टेमेटिक विभ्य जोतक। एक विभ्य जोतक, और दूसरे हो जाते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है, दूसरे हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू, दूसरे हो जाते हैं भाई परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दूसरे हो जाते हैं स्थायी ऊतक। तो पादपों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक तो स्थायी ऊतक और एक होते हैं प्यारे दोस्तों परमानेंट टिश्यू। अच्छा मैम, ऊतक होते क्या हैं? ऊतक प्यारे दोस्तों कोशिकाओं का समूह होते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं उसको कहते हैं ऊतक। जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं उसको कहते हैं ऊतक। तो पादपों में दो तरीके के ऊतक होते हैं, मैरिस्टेमेटिक यानी विभ्यजोतक और बेटा परमानेंट। अच्छा, ये कैसे ऊतक है? इनमें विभाजन होता है बेटा, इनमें विभाजन होता है, यानी ये ऊतक विभाजन करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं अपने आप को डिवाइड करती रहती हैं। तो पादपों में कौन से ऊतक हैं जिनमें विभाजन होते हैं? तो आप बताते हो विभ्यजोतक। ठीक है, तो आप लोग बताओगे दे डिवाइडेड, दे डिवाइडेड, ये डिवाइड करते हैं, है ना, दे डिवाइडेड, ये डिवाइड होते हैं बेटा, इनमें विभाजन होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते रहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इनमें विभाजन नहीं होता। तो पादपों में कौन से ऐसे ऊतक हैं जिनमें विभाजन नहीं होता? तो ये स्थायी ऊतक जो होते हैं इनमें विभाजन नहीं होता, मतलब विभाजन नहीं होता। इन ऊतकों में विभाजन नहीं होता है, मतलब ये परमानेंट हो गए हैं, ये फिक्स हो गए हैं। अब इनमें इनकी कोशिकाएं कोई विभाजन नहीं करेगी, तो इनमें विभाजन नहीं होता। ठीक है, क्लियर, नॉट डिवाइडेड। तो ये ऐसे टिश्यू हैं जो डिवाइडेड नहीं होते। तो दोनों पर क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से ऊतक हैं जिनमें विभाजन होता है, कौन से ऊतक हैं जिनमें विभाजन नहीं होता। तो दोनों आपके सामने हैं, आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू है मैम, इनको कितने पार्ट्स में बांटा है? तो ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 भागों में बटे हुए हैं। ये पूछ सकता है कि मैरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो हो जाते हैं भाई एपिकल, शीर्ष ऊतक जिसको कहते हो। तो शीर्ष ऊतक किसके भाग हैं? आप बताओगे विभ्यजोतक के। एक तो शीर्ष ऊतक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं इंटर कैलरी, ठीक है, इंटर कैलरी। एक हो जाते हैं भाई इंटर कैलरी, जिसको कहते हैं अंतर्वेशी, जिसको कहा जाता है अंतर्वेशी ऊतक, अंतर्वेशी। एक ये हो जाते हैं, अंतर्वेशी हो जाते हैं भाई एक, ठीक है। और एक कौन से हो जाते हैं? लैटरल। थोड़ा सा मैं आपको लिखूंगी यहाँ, एक हो जाते हैं लैटरल, ठीक है, लैटरल। एक हो जाते हैं भाई लैटरल यानी कि पार्श्व ऊतक, एक हो जाते हैं लैटरल यानी कि पार्श्व ऊतक। तो ये 3 तरीके के जो ऊतक होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं, ठीक है, ये होते हैं प्यारे दोस्तों, क्या आप बताते हो? मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट। मधुमक्खियां नेक्टर लेती हैं, नेक्टर मतलब यही, ये जो मादा भाग होता है, मादा भाग का जो पोलन, ये जो नेक्टर है, ये पोलन ग्रेन उठाकर ले जाती हैं मधुमक्खियां, यहाँ से रस लेती हैं, नेक्टर, ठीक है। इनके अंदर नेक्टर भरा हुआ होता है, नेक्टर एक रस होता है, इस रस को पीती हैं मधुमक्खियां, ठीक है। नेक्टर जो होता है इसके अंदर भी हो सकता है वो नेक्टर मादा भाग में, ठीक। मधुमक्खियां जो लेती हैं वो यहाँ से लेती हैं रस, ठीक है। मैम एक ऊतक में कितनी कोशिकाएं बेटा? लाखों कोशिकाएं जुड़कर आपस में क्या बनाती हैं? आप बनाती हैं ऊतक, वो बनाती हैं टिश्यू। क्लियर? अच्छा बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये कितने पार्ट में बटे हुए होते हैं? तो स्थायी ऊतकों को 2 भाग में बांटा है। जो स्थायी ऊतक होते हैं इनको 2 भागों में बांटा है। अगर हम लोग बात करते हैं स्थायी ऊतकों की, स्थायी ऊतक जो होते हैं बेटा इनको हमने 2 भागों में बांटा है। तो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, ऐसे छांटने को आता है। तो ये 2 तरीके के होते हैं परमानेंट टिश्यू।
ठीक है। एक तो होते हैं भाई सरल, एक तो हो जाते हैं सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, ठीक है। एक हो जाते हैं आपके सरल स्थायी ऊतक, इसको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर। और मैम दूसरे कौन से हो जाते हैं? तो दूसरे हो जाते हैं, आप बताते हो, जटिल स्थायी ऊतक, दूसरे हो जाते हैं जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक, ये हो जाते हैं दूसरे जटिल स्थायी ऊतक। कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं प्यारे दोस्त, जटिल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक। अब जो जटिल होते हैं ना, सूर्य को नहीं देख पाना कौन सी विटामिन की कमी है? मतलब सूर्य को नहीं देख रहे हो यानी धूप में नहीं बैठ रहे हो, धूप में नहीं बैठ रहे हो तो विटामिन डी कम हो जाती है, ये होगा बेटा, ठीक है, विटामिन डी। अब सिंपल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको पूछे कि सिंपल कौन कौन से हैं, तो पैरेनकाइमा, सिंपल होते हैं भाई पैरेनकाइमा। तो कभी भी पूछे कि जो पैरेनकाइमा होते हैं, जिनको हम लोग मृदुल ऊतक कहते हैं, ये किसके भाग हैं? तो ये आपके स्थायी ऊतकों के भाग हैं, और स्थायी में भी किसके पार्ट हैं? सरल के भाग हैं। फिर दूसरा हो जाता है कोलन काइमा, दूसरे हो जाते हैं भाई कोलन काइमा, ठीक है, दूसरे हैं कोलन काइमा, जिसको कहते हैं हम लोग स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण, ठीक है, ये हो जाते हैं दूसरे। और मैम तीसरे कौन से हो जाते हैं? तो तीसरे हो जाते हैं प्यारे दोस्त कोलन काइमा के बाद स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ये हो जाते हैं आप लोगों के स्क्लेरन काइमा, जिसको कहते हैं दृढ़ ऊतक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? दृढ़ ऊतक कहेंगे, यानी कि स्क्लेरन काइमा कहेंगे, ठीक है। ये 3 हो जाते हैं स्थायी ऊतकों के सरल वाले ऊतक। तो छांटने को आता है ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी छांटने को आता है आपको, ठीक है। अब जब हम इनकी बात करें तो मैम ये कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 होते हैं, जटिल में 2 आते हैं, आप पढ़ चुके हो, जाइलम और फ्लोयम। तो जाइलम यानी कि दारू ऊतक कहते हैं इनको, और फ्लोयम यानी कि इनको क्या कहते हैं? फ्लोयम को हम लोग, फ्लोयम को कहेंगे कोशवाह ऊतक। तो ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? आपके स्थायी ऊतकों के, और स्थायी में जटिल के पार्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर। मैं ट्रेन में हूँ, राजस्थान जा रही हूँ दिल्ली पुलिस एग्जाम देने। करिश्मा ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये आप लोगों को याद रखना है कि ये सब चार्ट होते हैं आप लोगों के किसके? प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल मैं आपको इनके बारे में खास बात बताऊंगी, आज इतना ही रखेंगे भाई, कल मैं इन टिश्यूज से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको आते हैं उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है बेटा। कल हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, आज इतना ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है, तो आज इतना ही रखेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। समझ में आई भाई बातें? बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत किसी भी दोस्त को? आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। एक कोशिका कैसा होता है बेटा? हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा है कोशिका के बारे में, आप एक बार जाकर उस क्लास को देख सकते हो। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे ये कोशिका, ये, ठीक है, इस तरीके से जो कोशिकाएं आपस में जुड़, ये आपकी एक साथ मिलकर, इन्हीं को कहेंगे टिश्यू, इन्हीं को कहते हैं हम लोग फिर टिश्यू, यानी कि ऊतक। तो ये होते हैं भाई ऊतक, यानी ऊतक क्या है आपको मैंने बताया, आप लोग बता सकते हो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह, समान कोशिकाओं का समूह। तो किसको कहा जाता है भाई प्यारे दोस्तों? ऊतक। ऊतक होता है समान कोशिकाओं का समूह। ये ऊतक हमारे अंदर भी होते हैं, प्लांट में भी, क्वेश्चन आपको प्लांट से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोशिका कैसी होती है? कोशिका मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में दिखाया है बेटा, फोटो, वो कोशिकाएं होती है ना, क्लियर।
चलो तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा एंजॉय करिए नए साल को और आराम करिए। और सर्दी बहुत है तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखो सर्दी से, ठीक है। मुझे लगता है मुझे लग गई है ठंड गले में और मेरे पूरे शरीर में दर्द है, इस वजह से बहुत देर तक खड़ा होना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए भाई बहुत दोस्तों, अभी 2 घंटे की क्लास हो गई ना मेरी लगातार, इससे पहले भी क्लास थी, है ना। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है बेटा? भ्रूण को पोषण एमनिकल कोड से मिलता है, एमनिकल कोड, ठीक है। एमनिकल कोड होती है उससे मिलता है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।